हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Node.js का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एफएस मॉड्यूल। एफएस मतलब जिसको हम फाइल सिस्टम भी कहते हैं हमारे Node.js के अंदर। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है Node.js के हवाले से, क्योंकि ये जो एफएस मॉड्यूल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब जब भी आप Node.js की एप्लीकेशंस बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर Node.js के अंदर जो भी आप डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ पे जो एफएस मॉड्यूल है ये बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। और आज के इस लेक्चर में हम फाइल सिस्टम का ये जो मॉड्यूल है एफएस मॉड्यूल, इसको कंप्लीट तरीके से समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 9 और मैं हूँ आपके सर मोहम्मद आदिल। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एफएस मॉड्यूल इन Node.js, ठीक है। तो ये एफएस मॉड्यूल क्या होता है, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एफएस मॉड्यूल इज यूज्ड टू प्रोवाइड फाइल हैंडलिंग इन योर एप्लीकेशन। भाई देखो, इसका क्या मतलब है। देखो, फाइल हैंडलिंग हो सकता है कि आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये टर्म फाइल हैंडलिंग सुनी हो। फाइल हैंडलिंग मतलब कि भाई अगर हमें अपने सर्वर के ऊपर फाइल्स को क्रिएट करना है, उन फाइल्स के अंदर अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब अपडेट करना है, डेटा अपेंड करना है, अटैच करना है, ठीक है, उसको डिलीट करना है, तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम करते हैं फाइल हैंडलिंग की मदद से। और याद रखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम सर्वर साइड के साथ यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे पास Node.js है ये हमें एक सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास Node.js में हमें मिलता है। और कैसे मिलता है, एफएस मॉड्यूल को यूज़ करके हमारे पास ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फाइल हैंडलिंग के बारे में बता रहा है, फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम फाइल्स यूजिंग अ प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइल हैंडलिंग एक ऐसे प्रोसेस को रेफर करता है जिसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो हम अपने फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, मतलब राइट करते हैं, और फाइल्स के अंदर से डेटा रिट्रीव करते हैं, रीड करते हैं अपने Node.js के प्रोग्राम की मदद से। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसके अंदर हमें जो हमारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स कौन सी होती है पहले तो ये समझो भाई, आपकी टेक्स्ट फाइल्स मोस्टली, मतलब ये जो हम काम करते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर उसके अंदर टेक्स्ट फाइल्स की बात कर रहे हैं हम। मतलब जो .txt फाइल होती है ना, वरना तो आप दूसरी फाइल्स भी बना सकते हो, HTML फाइल्स हो गई या दूसरी फाइल्स हो गई, ठीक है, वर्ड की फाइल हो गई। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली हम काम करते हैं ना वो हम करते हैं txt फाइल्स के साथ, मतलब जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, नोटपैड फाइल्स होती हैं। तो फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स के अंदर डेटा राइट करवा सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग की मदद से। और मैंने क्या बताया, Node.js के अंदर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एफएस मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, द Node.js फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना एफएस मॉड्यूल, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं एफएस, और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द Node.js फाइल सिस्टम मॉड्यूल अलाउज यू टू वर्क विद द फाइल सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। मतलब ये जो Node.js का एफएस मॉड्यूल है इसको यूज करके हम अपनी फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर, मशीन के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये इसका एक पॉइंट हो गया। अब आगे आ जाओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू इंक्लूड फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द रिक्वायर मेथड। इसका मतलब कि अगर आपको एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मतलब यूज करना है अपने Node.js की एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको रिक्वायर का एक मेथड यूज करना पड़ेगा। और भाई देखो, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो फाइल सिस्टम का मॉड्यूल है ना एफएस मॉड्यूल, ये हमारे पास Node.js के अंदर पहले से मौजूद है। मतलब npm की मदद से हमें इसे कोई अलग से सेपरेटली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे Node.js के अंदर पहले से मौजूद है। हमें जस्ट क्या करना होता है, रिक्वायर का मेथड यूज़ करके इसको इंक्लूड करना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे देखो, जिस फाइल के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं ना अपनी फाइल हैंडलिंग वाला एफएस मॉड्यूल वाला, तो उसके टॉप पे आपने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखनी है। मतलब आपने एक वेरिएबल बनाना है एफएस के नाम से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप एफएस के नाम से वेरिएबल बनाओ, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। उसके बाद देखो रिक्वायर, और यहाँ पे देखो ये जो सिंगल कोट के अंदर एफएस लिखा है ना, ये आपने एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि ये है हमारा एफएस मॉड्यूल। तो रिक्वायर की मदद से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, गेट कर लेंगे अपने इस एफएस के वेरिएबल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर।
तो ये वाली लाइन आपने टॉप पे लिखनी है जहां पे भी आपने ये एफएस मॉड्यूल वाला काम करना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉमन यूज फॉर द फाइल सिस्टम मॉड्यूल। मतलब जब भी हम एफएस मॉड्यूल को यूज करते हैं तो वो जो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं ना, जो कि हम परफॉर्म करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो, रीड फाइल्स, मतलब हम अपनी फाइल्स को रीड करते हैं, उनके अंदर जो भी डेटा होता है उसे रीड करते हैं। फिर क्रिएट करते हैं फाइल्स, मतलब अगर हमें सर्वर पे फाइल्स क्रिएट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अपडेट करना है, जाहिर बात है फाइल जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अपडेट वाला। फिर डिलीट, अगर हमें डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल उस फाइल का काम ख़त्म हो गया तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर सेम इसी तरह रीनेम भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हम सारे ऑपरेशंस आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिएट फाइल्स यूजिंग एफएस मॉड्यूल, मतलब फाइल्स को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं इस मॉड्यूल को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास एफएस मॉड्यूल है ना, मतलब देखो कोई भी मॉड्यूल हो, सिर्फ एफएस मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, कोई भी मॉड्यूल होता है हमारा जो आप Node.js के अंदर यूज़ करते हो, उसके अंदर बहुत सारे बने बनाए मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप क्या करते हो, अपने टास्क ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्रिएट फाइल करने के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर राइट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, एक मेथड है जिसका क्या नाम है, राइट फाइल, और दूसरा मेथड है जिसका नाम है राइट फाइल सिंक। भाई अब देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, और वो क्या है, देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया था वेब डेवलपमेंट का, जो कि था सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो भाई अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई आपने वो जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वाली वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है। क्योंकि अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट नहीं पता ना आज के टाइम पे, तो कभी भी आप एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है वो भी लाजमी होती है, और अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाओगे तो आप कभी भी अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो आई थिंक इतना एम्फेसाइज करना काफ़ी होगा। तो पहले वो वाली वीडियो देखो, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ। तो यहाँ पे देखो, ये जो राइट फाइल वाला मेथड है ना, ये हमारे पास एसिंक्रोनसली काम करता है, मतलब ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। और ये वाला जो मेथड है ना, राइट फाइल सिंक, अब देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, सिंक, जिससे साफ जाहिर है कि ये हमारे पास सिंक्रोनसली काम करेगा। तो अब अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन मेथड्स को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये दोनों मेथड किस लिए काम में आते हैं। अगर आपको अपनी फाइल को क्रिएट करना है, उसके अंदर डेटा राइट करना है, तो आप ये वाले दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है कि राइट फाइल एसिंक्रोनसली काम करता है और राइट फाइल सिंक आपके पास सिंक्रोनसली काम करता है। बहरहाल मैं दोनों को यूज़ करके बताऊंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो देखो मैं आ गया अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे देखो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। और इस फाइल हैंडलिंग के अंदर आप देखो आपको package.json की फाइल यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जो कि मैंने npm init कमांड को यूज़ करके ये वाली फाइल पहले से जनरेट की हुई है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हो तो आपको ये वाली फाइल किस तरह से जनरेट करनी है वो मैं बता चुका हूँ आपको। और फिर यहाँ पे देखो जो हमारी एंट्री पॉइंट वाली फाइल है, मतलब जो हमारी पहली फाइल है index.js, वो मैंने यहाँ पे पहले से बनाई हुई है, और देखो ये फाइल यहाँ पे ओपन है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो एफएस मॉड्यूल मैंने आपको बताया था उसको रिक्वायर करना है, मतलब इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एफएस, और इसके अंदर यहाँ पे मैं रिक्वायर का मेथड यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना एफएस मॉड्यूल, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। बाकी वेरिएबल का नाम आप अपनी मदद से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ, एक मेथड है जिसका नाम है राइट फाइल सिंक, मतलब ये सिंक्रोनसली काम करेगा। इसका काम क्या है भाई, देखो इसका काम ये है कि ये हमारी फाइल्स के अंदर राइट करता है डेटा। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर अभी आपको कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही होगी। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी मैं यही वाला मेथड यूज़ करूँगा। और जब मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर राइट करना है कोई भी डेटा, तब भी मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई एक मैं फ़ाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम यहाँ पे क्या रखता हूँ, data.txt। तो देखो data.txt के नाम से यहाँ पे आपको कोई फाइल नज़र आ रही है, नहीं आ रही,
तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये वाली फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो क्या करो, पहले इसको क्रिएट करो, फिर इसके अंदर डेटा राइट करो। ठीक है, तो इस नाम से हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगी data.txt, और इसके अंदर डेटा राइट क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, दिस इज fs मॉड्यूल। ठीक है, ये मैं एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, रैंडम टेक्स्ट, जो कि मैं इस फाइल के अंदर क्या करवाना चाह रहा हूँ, राइट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाली फाइल तो अभी मौजूद ही नहीं है, तो सबसे पहले ये राइट फाइल सिंक का मेथड क्या करेगा, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद इस फाइल के अंदर ये वाला टेक्स्ट राइट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ना डायरेक्ट राइट फाइल सिंक का ये जो मेथड था ये लिख दिया, हालांकि मुझे इसको इस तरह से लिखना था, fs डॉट, मतलब ये जो fs मैंने टॉप पे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर इंपोर्ट किया था ना, इसके साथ मुझे डॉट लगा के इस मेथड को यूज करना है, क्योंकि ये जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, हमारे पास इस fs ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ से हमने लिया था अपने fs मॉड्यूल से। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सिंटेक्स है। और अब इस फाइल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो अपने टर्मिनल में आते हैं। तो फाइल कैसे रन करेंगे, सबसे पहले आपने नोड लिखना है, उसके बाद डॉट, फिर बैकस्लैश, और हमारी फाइल का क्या नाम है, index.js। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एंटर करने से पहले अभी आप यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको कोई भी यहाँ पे फाइल नज़र नहीं आ रही होगी, मतलब data.txt के नाम से कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले ये मेथड इस फाइल को क्रिएट करेगा यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर ये वाला डेटा राइट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसी कमांड को यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना, एंटर करते हैं। तो ये देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे देखो data.txt के नाम से फाइल आ गई। और देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर मैंने क्या राइट किया था, दिस इज fs मॉड्यूल, तो ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि हमने फाइल क्रिएट भी कर ली और इसके अंदर डेटा भी क्या कर लिया, राइट कर लिया। लेकिन भाई देखो, ये मैंने अभी काम ये जो किया, ये कौन से मेथड की मदद से किया है, राइट फाइल सिंक, जो कि सिंक्रोनसली काम कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं राइट फाइल, जो कि हमारे पास एसिंक्रोनसली काम करता है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे अब आते हैं fs डॉट, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये वाला मेथड जिसका नाम है राइट फाइल। ठीक है, ये वाला मेथड एसिंक्रोनसली काम करेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो, मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम यहाँ पे मैं रखता हूँ data1.txt। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहता हूँ कि क्या लिखना है, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो आदिल। ठीक है, हेलो आदिल यहाँ पे लिखा। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई देखो ये वाला मेथड सिंक्रोनसली काम कर रहा था ना, तो इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर, मतलब पैरामीटर के अंदर मैंने कोई भी फंक्शन पास नहीं किया। लेकिन देखो, ये जितने भी आपके पास एसिंक्रोनसली फंक्शन होंगे ना, इसके थर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने कोई भी कॉल बैक फंक्शन पास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर के अंदर यहाँ पे देखो मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक एरो फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये एरो फंक्शन पास किया, इस तरह से इसकी बॉडी आ गई। और देखो कॉल बैक फंक्शन का कोई यहाँ पे नाम नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे इसके थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर दे दोगे। और भाई देखो, ये कॉल बैक फंक्शन करता क्या है, भाई देखो हम इस फाइल को राइट कर रहे हैं ना, तो अगर ये वाली फाइल सक्सेसफुली राइट हो जाएगी तो हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तब भी आपके पास ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और वो जो एरर होगा उसको हम चेक कर सकते हैं इसी कॉल बैक फंक्शन की मदद से। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं ERR मतलब एरर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक हम पैरामीटर पास करते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रखा है ERR। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, एक इफ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर इस एरर के अंदर कोई डेटा है, मतलब अगर ये ट्रू है, तो आप क्या करो, ये एरर मुझे यहाँ पे दिखा दो, मतलब जो भी एरर है उसको आप यहाँ पे console.log के अंदर इस तरह से दिखा दो। ठीक है, लेकिन अगर एरर नहीं है तो एल्स में आप क्या करो, एल्स में यहाँ पे एक मैसेज मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, फाइल हैज़ बीन रिटन सक्सेसफुली। ठीक है, सही है, सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा और ये सारा कोड मैंने कहाँ पे लिखा है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखा है, जो कि थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। ठीक है, तो देखो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, ये कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसी कमांड को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अभी आप देखो data1.txt के नाम से कोई भी फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में मैसेज क्या आ रहा है, फाइल हैज़ बीन रिटन सक्सेसफुली, और टॉप लेफ्ट साइड पे देखो आपको ये फाइल मिल रही है।
जिसका क्या नाम है data1.txt, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका रिजल्ट देखना, इसके अंदर हमने क्या राइट किया था, हेलो आदिल। सही है, मतलब इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैंने इफ एल्स लिखा है ना, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये मैं एल्स हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये एल्स यहाँ से हटाता हूँ, इसकी जो मैंने बॉडी बनाई थी, इस इफ की भी मैं यहाँ पे बॉडी हटाता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से आप क्या करो, सही है। यहाँ पे देखो, अगर आपको सिर्फ यहाँ पे इफ लिखना है तो आप यहाँ पे इफ को एक लाइन में भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। मतलब ये हमारे पास आप समझ लो कि इफ वाली लाइन हो गई कि भाई अगर ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी आपके पास console.log एरर। लेकिन अगर ये इफ की लाइन नहीं चलती तो हमारे पास ये वाली लाइन यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं कहता हूँ data2.txt, ठीक है, data2.txt, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, आदिल हटा के मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, हेलो व्यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके दोबारा इस फाइल को अब रन करते हैं, ठीक है, कमांड में आ जाओ, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो दोबारा मैसेज आ रहा है, फाइल हैज़ बीन रिटन सक्सेसफुली, और देखो data2.txt आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, हेलो व्यूअर्स। सही है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हो। अच्छा, आप एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर से समझना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी डायरेक्ट अपनी फाइल का क्या दे दिया, पाथ दे दिया, मतलब फाइल का नाम दे दिया data2.txt। तो भाई ये वाली फाइल अभी कहाँ पे बन रही है, ये वाली फाइल बन रही है हमारे इस फोल्डर के अंदर जिसका क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग। तो भाई देखो ये वाली फाइल इस फोल्डर के अंदर क्यों बन रही है, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो कोड है ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ अपनी index.js के अंदर। तो जब index.js के अंदर मैं इस फाइल को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो ये वाली जो फाइल है ना, ये हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर बन रही है जिस फोल्डर के अंदर ये index.js वाली फाइल है। लेकिन सपोज करो कि भाई अगर मुझे ये वाली फाइल कहीं और चाहिए, मतलब किसी और लोकेशन पे चाहिए, किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चाहिए, तो उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे मैं इसके शुरू में लिखूंगा। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो data2.txt वाली फाइल है ये मुझे इसी फोल्डर के अंदर बनानी है, फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर के अंदर। इसलिए इसके शुरू में data2.txt के शुरू में मैंने यहाँ पे कोई भी पाथ, कोई भी वेरिएबल वगैरह नहीं दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से तो हम राइट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्रिएट और राइट करना हमने देख लिया, अब आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं कि फाइल्स, मतलब जिसके अंदर डेटा पहले से मौजूद है, उसको हम रीड किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, देखो क्या कह रहा है, द fs.read file method is used to read files on your computer asynchronously। क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया था कि रीड फाइल के बाद यहाँ पे सिंक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये एसिंक्रोनसली काम करेगा, मतलब एसिंक्रोनसली तरीके से ये आपकी फाइल्स को रीड करके आपको देगा, मतलब जो भी डेटा है आपकी फाइल के अंदर वो रीड करके आपको देगा। फिर सेम इसी तरह अगर आप सिंक्रोनसली काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेथड यूज करोगे रीड फाइल सिंक, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये फाइल से डेटा रीड करता है सिंक्रोनसली। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ fs डॉट डेटा रीड करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज करता हूँ रीड फाइल सिंक, और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि भाई कौन सी फाइल का डेटा रीड करना है, ये जो पहली वाली फाइल है ना data.txt, इसको रीड करना है। और रीड करने के बाद यहाँ पे देखो मुझे इसका कैरेक्टर सेट बताना है, ठीक है, कि इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है। यहाँ पे देखो मैं इसको कह रहा हूँ UTF-8। तो देखो ये वाला जो आपके पास मेथड है ये डेटा रीड करेगा और डेटा रीड करके आपको रिटर्न भी करेगा। तो वो जो रिटर्न वाला डेटा है वो मैं यहाँ पे इस डेटा के वेरिएबल के अंदर क्या कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ, ठीक है। और गेट करने के बाद यहाँ पे देखो मैं इसको console.log करवा के आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके इस तरह से डेटा, मतलब इस फाइल के अंदर से जो भी डेटा हमें मिलेगा, जो भी डेटा रीड हो रहा है वो डेटा में आएगा और फिर यहाँ पे आके हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ data.txt के अंदर डेटा क्या लिखा हुआ है। देखो दिस इज fs मॉड्यूल, सही है। तो यहाँ पे चलते हैं इंडेक्स में और अब टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे इसी फाइल को मैं दोबारा रन करता हूँ, नोट index.js। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो टर्मिनल में वो डेटा रीड करके हमें दिखा रहा है और डेटा हमने यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज fs मॉड्यूल, ठीक है। तो देखो ये तो था मेथड रीड फाइल सिंक वाला, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ रीड फाइल जो कि एसिंक्रोनसली काम करता है। उसके लिए मैं ये वाला कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने कमेंट किया हुआ था, क्योंकि वो जो रीड फाइल वाला है वो भी कुछ इसी तरह से उसका सिंटेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने पेस्ट किया, अब इस पोर्शन को मैं अनकमेंट करता हूँ, Ctrl//, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है data2.txt, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले
यहाँ पे रीड फाइल लिखना है, ठीक है, राइट फाइल नहीं बल्कि रीड फाइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कैरेक्टर सेट पास करना है UTF-8। और अब देखो, अब इसका जो कॉलबैक फंक्शन है ना, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, एक तो आएगा एरर और दूसरा आएगा डेटा। डेटा के इस वेरिएबल के अंदर, पैरामीटर के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, जो हमें ये वाली फाइल रिटर्न करके देगा। मतलब इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो इस डेटा के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अब इस डेटा को मैं एक्सेस करूंगा किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो console.log है ना, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ ये डेटा वाला पैरामीटर। सही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एसिंक्रोनसली अब आपने अपनी इस फाइल को रीड करना है। कौन सी वाली फाइल को, data2.txt, जिसके अंदर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो व्यूअर्स। सही है, रीड करना है। और अगर इसके अंदर एरर आता है तो वो इस एरर वाले पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा, लेकिन इस फाइल का जितना भी डेटा है वो इस डेटा के पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा। और यहाँ पे एरर को चेक करने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला डेटा अपना यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है इसके अंदर और यहाँ पे। मतलब जो सिंक्रोनसली मेथड्स काम कर रहे हैं उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन नहीं है, और जो एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके इस फाइल को मैं दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। देखो कमांड आ गई, एंटर करते हैं तो ये देखो data2.txt के अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो व्यूअर्स, वही हमारे टर्मिनल पे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस तो हमारे पास हो गए, मतलब राइट करना, रीड करना हमने देख लिया। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं अपडेट फाइल्स यूजिंग FS मॉड्यूल। मतलब जो फाइल्स हमने बनाई हुई है, एग्जिस्टिंग है, अगर उन्हें उनके अंदर मुझे कोई डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज मेथड्स फॉर अपडेटिंग फाइल्स, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखो एक मेथड है अपेंड फाइल और एक मेथड है अपेंड फाइल सिंक। मतलब वही सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वाली कहानी है। मतलब इन दोनों मेथड्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो फाइल है उसके अंदर डेटा अपेंड कर सकते हो। अपेंड मतलब कि वो जो फाइल है उसके अंदर पहले से कोई डेटा मौजूद है, लेकिन अगर मुझे उसी डेटा के अंदर कोई दूसरा डेटा अटैच करना है, अपेंड करना है, जोड़ना है, जिस तरह हेलो वियर्स लिखा है ना, हेलो वियर्स के आगे अगर मुझे कुछ और चीज अपेंड करनी है, कोई और डेटा अपेंड करना है, अटैच करना है, तो उनके लिए हम ये वाले मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाला जो मेथड है ये मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं FS में यहाँ पे मैं यूज करूंगा उसके बाद अपेंड फाइल सिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी फाइल थी जिसका क्या नाम था, data.txt, मतलब जो सबसे पहले वाली फाइल थी, उसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं डेटा क्या अपेंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ वेलकम टू माई चैनल, और शुरू में एक स्पेस भी देता हूँ वेलकम से पहले। सही है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो data.txt है इसके अंदर पहले क्या लिखा हुआ है, गौर से देखना, दिस इज FS मॉड्यूल। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल के अंदर डेटा अपडेट कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ। किस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसी फाइल के अंदर ये वाला डेटा आप क्या कर दो, अपेंड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। टर्मिनल में चलते हैं, नोड के साथ कमांड एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पे कमांड एंटर हो गई। और अब चलते हैं अपनी data.txt वाली फाइल के अंदर। तो ये देखो पहले इसके अंदर क्या लिखा था, दिस इज FS मॉड्यूल, और अब देखो इसके अंदर मैंने क्या चीज अपडेट कर दी, अपेंड कर दी, वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। और यही वाला काम अगर मैं इस तरह से करता हूँ, मतलब ये तो मैंने सिंक्रोनसली काम किया ना। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब वही राइट फाइल वाला कोड, इसको अनकमेंट कर लेते हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पे मैं अपेंड फाइल का मेथड यूज करूंगा, अपेंड फाइल। और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ data2.txt है ना, इसके अंदर आप अपेंड कर दो हाय आदिल, ठीक है। ये आप क्या कर दो, इस फाइल के अंदर अपेंड कर दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो कोई एरर आ जाता है तो एरर आप यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करवाओ। और यहाँ पे देखो मैं कह देता हूँ फाइल हैज बीन अपेंडेड सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब देखो एसिंक्रोनस मेथड है तो यहाँ पे मुझे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लाजमी देना है, ठीक है। तो अब देखो data2.txt के अंदर देखो यहाँ पे अभी क्या स्टोर है, हेलो व्यूअर्स, लेकिन इसके अंदर मैं क्या चीज अपेंड कर रहा हूँ, हाय आदिल। देखो आप यहाँ पे इस तरह से भी अपेंड कर सकते हो, स्पेस दे के। आप चाहो तो यहाँ पे वो जो हम स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं ना न्यू लाइन के लिए, \n, आप ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसके अंदर डेटा अपेंड कराना चाह रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे आके मैं इसी कमांड को दोबारा रन करता हूँ, नोड एंटर करते हैं, तो ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, फाइल हैज बीन अपेंडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब इसी फाइल के अंदर चलते हैं data2.txt के अंदर। तो ये देखो पहले न्यू लाइन हुआ, मतलब लाइन ब्रेक हुआ, न्यू लाइन आई, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हाय आदिल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा अपेंड कर सकते हो, एसिंक्रोनसली भी कर सकते हो और सिंक्रोनसली भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो डिलीट फाइल्स यूजिंग FS मॉड्यूल, जाहिर बात है डिलीट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर यहाँ पे देखो
क्या कह रहा है, टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द अनलिंक मेथड। मतलब एक मेथड होता है अनलिंक, मतलब इसमें डिलीट के नाम से कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे जो मेथड है उसका क्या नाम है, अनलिंक। अनलिंक के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके भी दो वेरिएंट्स हैं, एक हमारे पास है अनलिंक जो कि एसिंक्रोनसली काम करेगा, और एक है अनलिंक सिंक जो कि हमारे पास सिंक्रोनसली काम करेगा। दोनों का क्या काम है, किसी भी स्पेसिफिक फाइल को डिलीट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ fs और मेथड है यहाँ पे अनलिंक सिंक। ठीक है, पहले अनलिंक सिंक आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपने सिंपल अपनी फाइल का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ data.txt, मतलब मैं इस फाइल को क्या करना चाह रहा हूँ, सिंपली डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल फाइल का नाम डालना है और यहाँ पे आके अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे जरा फोकस करना, टॉप लेफ्ट साइड पे ये जो फाइल आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो ये देखो टॉप पे data.txt वाली फाइल आपके पास क्या हो गई, अनलिंक हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये काम मैंने अभी इस तरह से किया है, सिंक्रोनस तरीके से। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो एसिंक्रोनस वाले मेथड्स का सिंटेक्स था इसको हम अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे देखो अपेंड फाइल को हटा के यहाँ पे मैं कहता हूँ अनलिंक। ठीक है, सिंपल आपने लिखना है अनलिंक, इसके अंदर अपनी फाइल का नाम लिखना है, और ये वाला पैरामीटर आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, पहले पैरामीटर में फाइल का नाम आएगा, दूसरे में आपके पास कॉलबैक फंक्शन आएगा, क्योंकि मैंने बताया कॉलबैक फंक्शन तो हर एसिंक्रोनस मेथड के अंदर आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ, फाइल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो data.txt वाली फाइल देखो अभी मौजूद है हमारे इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं, अनलिंक करते हैं। तो यहाँ पे देखो नोड, और इसके बाद देखो इंडेक्स वाली फाइल, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो देखो क्या मैसेज आया, फाइल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गई। और टॉप लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे data2.txt वाली जो फाइल है वो हमारे पास डिलीट हो गई। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखो रीनेम फाइल्स यूजिंग fs मॉड्यूल, मतलब अगर हमें अपनी फाइल्स को रीनेम करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू रीनेम अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज fs.rename मेथड। मतलब एक रीनेम मेथड आता है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो दो वेरिएंट्स हैं, एक एसिंक्रोनस के लिए सिंपल रीनेम और सिंक्रोनसली के लिए रीनेम सिंक। दोनों मेथड्स का क्या काम है कि आपकी स्पेसिफिक फाइल को रीनेम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ, fs.rename। ठीक है, फाइल का नाम यहाँ पे देखो एक ही फाइल रह गई है, कौन सी, data1.txt। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ और मैं कहता हूँ रीनेम करके इसका नाम आप रख दो data.txt। ठीक है, मतलब मैं सिंपल यहाँ से 1 हटा के इसको दोबारा data.txt कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे अभी मैं यूज़ करता हूँ रीनेम सिंक, मतलब सिंक्रोनसली काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे वो जो कॉलबैक फंक्शन होता है वो देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं रन करता हूँ, टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे आके इस कमांड को एंटर करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे data1 से क्या हो गया, अब ये data.txt। ठीक हो गया, सही है। तो यही काम आप किसकी मदद से भी कर सकते हो, एसिंक्रोनस तरीके से भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। भाई देखो ये एसिंक्रोनस मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो कॉलबैक फंक्शन है ना, कहीं कहीं पे इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आता है और कहीं कहीं पे इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट भी आते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो अभी एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, कौन सा, एरर वाला, लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताया था अभी रीड फाइल वाला, रीड फाइल के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, एक एरर था और एक डेटा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सारे खुद करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब अनलिंक को हटा के मैं सिंपल यहाँ पे रीनेम पास करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो data.txt वाली फाइल है ना, इसको आप रीनेम करके क्या करो, यहाँ पे देखो इसका नाम दोबारा मैं यहाँ पे कहता हूँ data1.txt। ठीक है, सही। और यहाँ पे कॉमा आएगा और कॉमा के बाद ये जो रीनेम है इसके अंदर एक ही पैरामीटर आएगा जो कि है एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइल हैज़ बीन रीनेम्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे फाइल है data.txt, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ data1.txt। ठीक है, तो यहाँ पे आके दोबारा टर्मिनल में इसको रन करते हैं, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया मैसेज आया फाइल हैज़ बीन रीनेम्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो डेटा वाली फाइल दोबारा क्या हो गई, data1.txt। ठीक है, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो रीनेम भी हो गया। ठीक है, तो देखो रीनेम करके देख लिया। अब देखो इसी फंक्शन को यूज करके हम एक और भी काम कर सकते हैं, और वो क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो मूव फाइल बाय यूजिंग fs.rename। मतलब हम इसकी मदद से, इन 2 मेथड्स की मदद से, रीनेम सिंक की मदद से हम अपनी फाइल्स को मूव भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो
देखो मैं कहता हूँ ये जो मेरा फाइल हैंडलिंग वाला प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, माई फोल्डर, ठीक है। क्या नाम रख रहा हूँ, माई फोल्डर। और अब भाई देखो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ये वाली जो फाइल है data1.txt, जब मैं इसको रीनेम करूंगा तो मैं इसको रीनेम करके इस माई फोल्डर के अंदर भेजना चाह रहा हूँ। तो ये काम भी मैं अपने इस रीनेम फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो ये वाली फाइल है ना data1.txt, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो data1.txt है ना, इसको आप कहाँ पे डाल दो, माई फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देखो माई फोल्डर और यहाँ पे मैं लगा दूंगा /। आप चाहो तो यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ data2, मतलब आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो, वरना आप एज इट इज data1 भी लिख सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाली जो फाइल है ना data1.txt, पहले तो आप इसको रीनेम करो, इसका नाम रखो data2.txt और फिर इसको आप मूव कर दो कहाँ पे, माई फोल्डर के अंदर, जो कि पहले से हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। लेकिन भाई देखो अगर ये माई फोल्डर मौजूद नहीं होगा तब आपके पास इस पॉइंट पे आएगा एरर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ, फाइल हैज बीन रीनेम्ड एंड मूव्ड सक्सेसफुली, सही है। तो यहाँ पे देखो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो देखो मैसेज आ रहा है, फाइल हैज बीन रीनेम्ड एंड मूव्ड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे देखो फाइल हैंडलिंग की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर से वो जो data1 वाली फाइल थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि वो कहाँ चली गई है। यहाँ पे देखो माई फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं तो ये देखो data1 की फाइल को रीनेम भी कर दिया था ना, और उसका नाम क्या रख दिया था यहाँ पे, data2.txt, ठीक है। तो इस तरह से आप रीनेम फंक्शन की मदद से क्या करवा सकते हो, अपना डेटा रीनेम भी करवा सकते हो और मूव भी करवा सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है कॉपिंग फाइल्स यूजिंग FS मॉड्यूल। मतलब अगर आपको अपनी फाइल्स को कॉपी करना है, मतलब एक फाइल मौजूद है उसी की मुझे दूसरी कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टू कॉपी अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द CP सिंक मेथड। मतलब इसके भी दो वेरिएंट्स हैं, एक CP जो कि एसिंक्रोनस काम करेगा और एक है CP सिंक जो कि हमारे पास सिंक्रोनसली काम करेगा। दोनों मेथड्स का क्या काम है, आपकी किसी स्पेसिफिक फाइल की कॉपी बनाना, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ fs.cp, CP सिंक पहले यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ कि भाई एक फाइल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो फाइल हैंडलिंग की डायरेक्टरी है इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, माई फोल्डर के अंदर नहीं बनाना, मुझे इसके अंदर बनाना है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, तो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे न्यू फाइल, ठीक है। तो इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल hello.txt, ठीक है। चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आदिल, ठीक है। हेलो आदिल यहाँ पे लिख दिया। और अब यहाँ पे आ जाओ, मैं कहता हूँ कि भाई इस फाइल की मुझे कॉपी बनानी है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कहता हूँ hello.txt, ठीक है। और इस फाइल की कॉपी बना दो, और जो आप कॉपी बनाओगे उसका नाम आप क्या रख दो, hello1.txt, ठीक है। सिंपल, मतलब इस फाइल की मैं कॉपी बना रहा हूँ और कॉपी बना के उस फाइल का क्या नाम रख रहा हूँ, hello1.txt, ठीक है। दोनों के अंदर सेम डेटा होगा। तो यहाँ पे देखो इस फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखो hello1.txt के नाम से फाइल आ गई। और अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, हेलो आदिल, और hello.txt के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, हेलो आदिल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो इसका वही वर्जन CP वाला जिसके अंदर कॉल बैक मेथड आएगा, वो भी आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो जिस तरह हमने ये वाला मेथड यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, नीचे आके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल पास कर दूंगा CP, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो ये जो हेलो वाली फाइल है, ठीक है, इसको आप क्या करो, इसकी एक कॉपी बनाओ और उसका आप यहाँ पे नाम रख दो hello2.txt, ठीक है। hello2.txt सही है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से और मैं कहता हूँ फाइल हैज बीन कॉपीड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली इसकी इस फाइल की कॉपी hello.txt की कॉपी कहाँ पे बन जाएगी, इसके अंदर, जिसका नाम क्या होगा, hello2.txt, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपने टर्मिनल पे अपनी कमांड को रन करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखो फाइल हैज बीन कॉपीड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो hello2 के नाम से फाइल आ गई, और इसके अंदर भी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो आदिल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाओ भाई, देखो ये जो भी ऑपरेशंस थे, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए किस तरह से आप परफॉर्म करोगे। तो इसका प्रैक्टिकल तो यहाँ पे वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, और वो क्या है, यूज ऑफ FS मॉड्यूल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। मतलब जो हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे Node.js को यूज करके, वहां पे ये FS मॉड्यूल कहाँ पे यूज होने वाला है, मतलब किस तरह से इसका यूज होगा। तो यहाँ पे देखो
देखो क्या कह रहा है, द एफएस मॉड्यूल इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग फाइल सिस्टम ऑपरेशंस इन नोड.जेएस एप्लीकेशंस। ठीक है, ये तो हमें पता है कि फाइल के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एफएस मॉड्यूल यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, वेदर यू नीड टू रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और राइट लॉग फाइल्स, द एफएस मॉड्यूल प्रोवाइड्स द नेसेसरी टूल्स टू इंटरैक्ट विद द फाइल सिस्टम एफिशिएंटली। मतलब देखो यहाँ पे यूज बता रहा है कि ये जो एफएस मॉड्यूल का यूज है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर क्या यूज है। भाई देखो आपको पता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करने का जो टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपने टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करने के लिए भी आपको एफएस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर यहाँ पे देखो राइट लॉग फाइल्स, मतलब हमें लॉग फाइल्स भी राइट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले तो ये समझो कि ये लॉग फाइल्स क्या होती है, लॉगिंग क्या होती है। भाई देखो आपको पता है ना कि हमारे सर्वर को अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आती है, मतलब हमारी एप्लीकेशन को अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आती है। तो अगर उस रिक्वेस्ट को, मतलब वो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अगर हमें मॉनिटर करना है, फाइल्स बना के उनको अगर हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट लॉग फाइल्स। जिस तरह से भाई हम क्या करेंगे कि भाई रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है उसका डेटा हम एक फाइल बना के उसके अंदर स्टोर कर देंगे, और फिर दूसरी रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किस डेट एंड टाइम पे आ रही है, उसका डेटा हम उसी फाइल के अंदर, लॉग फाइल के अंदर अपेंड कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे टास्क होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, लॉग फाइल्स के अंदर डेटा राइट करवाते हैं। और राइट करवाने के लिए मैंने बताया कि भाई डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या डेट एंड टाइम था जब वो डेटा आ रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने लॉग फाइल्स के अंदर राइट करवाते हैं। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपको पता चलेगा कि भाई एफएस मॉड्यूल का यूज़ क्या हो सकता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, और वो क्या है, कैन वी अचीव फाइल हैंडलिंग इन कोर जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट मतलब कि भाई अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे, आप प्योर जावास्क्रिप्ट जो यूज़ कर रहे हो, क्या उसके अंदर आप फाइल हैंडलिंग अचीव कर सकते हो? तो आंसर है आपके पास नो। क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया, जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास सर्वर की मदद से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और नोड.जेएस आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तभी नोड.जेएस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, लेकिन प्योर जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फाइल हैंडलिंग को इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला जवाब अगर आप इंटरव्यूअर को दे दोगे तो भाई आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनने वाली है इंटरव्यूअर के सामने। तो भाई यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। लेकिन भाई देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको असाइनमेंट भी दिया करूंगा हर लेक्चर के एंड में। तो भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि एफएस मॉड्यूल के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, वो मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए। लेकिन इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मेथड्स भी मौजूद हैं जो कि रेयर केसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर उनको यूज़ किया जाता है। तो अब आपने क्या करना है, कम से कम 5 मेथड्स एफएस मॉड्यूल के अंदर से ऐसे आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको नहीं करवाए। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, आप नोड.जेएस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना, एफएस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। आप कोई भी 5 एफएस मॉड्यूल के ऐसे मेथड्स आपने प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने इस लेक्चर के अंदर नहीं करवाए। ये आपका असाइनमेंट है। लेकिन भाई अगर आप चाहो तो 5 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये असाइनमेंट कर लोगे तो आपने इस वीडियो के एंड में डन लाजमी लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और स्टूडेंट साथ साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर हो गया है हमारा वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।